Hello everyone, I am Manisha Prajapat and I welcome you all the digital platform of CA Point classes. ठीक है, आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप लोग अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे टाइम पर और अच्छी डाइट ले रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 1.5-2 महीने ही बचे हैं, तो बहुत ही कम टाइम है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और बहुत ही दम लगाकर आप लोग जो है वो पढ़ाई कीजिए। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स और BCK की जो 11 यूनिट्स हैं इनकी फुल कवरेज दे रहे हैं, फुल क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हमने बताया है कि किस तरह से आपको कोर्स की कवरेज दी जाएगी, और दूसरा वीडियो है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर, ये वाला आपका सेकंड चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर जो आपका नेचर एंड स्कोप वाला है वो मैंने पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो वाले स्टूडेंट जाके उन दोनों वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद में ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, आप लोग अगर मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर है और थ्योरी ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इन दोनों को मिला करके बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, लगभग 22 से 25 यानी 22 to 25 क्वेश्चन जो है वो आपके चांसेस बनते हैं यहाँ से पुट होने के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी चैप्टर यही वाला है। तो जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मे बी कि 2-2.5 घंटे का भी ये वाला वीडियो बन सकता है। तो अगर आप लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि नहीं मेरे को तो मतलब अब CA फाउंडेशन क्रैक करना ही है, तब तो आप 2 घंटे लगातार बैठ के देख लीजिए। या फिर आप लोगों को थोड़ा सा बीच में बोरिंग लगता है या आपको लगता है यार थोड़े से कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, तो आप लोग 1 घंटा पहले देख लीजिए, फिर बीच में थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस चैप्टर को कैसे कवर करते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे में मैं आपको ये चैप्टर कवर करवाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है वो मैं आपको सारे के सारे कवर करवा दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चैप्टर नंबर 2, आपका जो ICAI का सिलेबस है उसके हिसाब से इस चैप्टर के 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, और हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। पहला यूनिट है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड आपका यूनिट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और थर्ड आपका यूनिट है सप्लाई। हम इन तीनों यूनिट्स को अलग अलग पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, देन लास्ट में इन तीनों के मिक्स MCQs हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, चलिए थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड, क्या डिटर्मिनेंट्स है इसके, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर आपका लिखा, मतलब सेकंड जो यूनिट है वो आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर 1-2 पॉइंट ये वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सप्लाई। ठीक है, सबसे लेंदी आपका डिमांड वाला पोर्शन रहेगा, और कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो है वो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, 4-5 स्लाइड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको एक बार डिमांड समझ में आ गया तो सप्लाई तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतनी कवरेज हम आपको देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिमांड। व्हाट इज डिमांड? देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ से जुड़ गया था, और आप लोग मर जाएंगे तो मरने के बाद तक भी ये वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ में चलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप लोग सोचेंगे यार पैदा होने से पहले हमने कौन सी डिमांड कर दी, या मरने के बाद हम डिमांड कैसे कर सकते हैं? देखिए, डिमांड जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कैसे भाई? आप लोग पैदा हुए, छोटे बच्चे थे, तो आप लोगों को किस चीज़ की डिमांड हुई? डॉक्टर की डिमांड हुई, दवाइयों की डिमांड हुई, ठीक है, डायपर की डिमांड हुई। लेकिन जब आप पैदा नहीं भी हुए थे उससे पहले, जब आपकी मामा की टमी में आप लोग थे, तब क्या करती थी आपकी मामा? मेडिसिन ले लेती। ठीक है, मेडिसिन लेती थी, डॉक्टर की सर्विसेज लेती थी। ठीक है, यानी कि पैदा होने से पहले ही आपने चीज़ों की डिमांड क्रिएट कर दी। ठीक है,
यानी जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है, बहुत सारी कुछ कैल्शियम की या फिर कुछ विटामिन की कुछ गोलियां भी लेती है। यानी कि सर्विसेज की भी आपने डिमांड कर दी डॉक्टर की सर्विस की, और प्रोडक्ट्स की भी आपने डिमांड क्रिएट कर दी। ठीक है, फिर आप छोटे बच्चे थे तो बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड आप लोगों ने क्रिएट की। फिर थोड़े से बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो आप लोगों को फिर बैग चाहिए, ठीक है, बुक्स चाहिए, उनकी डिमांड क्रिएट हो गई। कॉलेज में आए तो भाई फैशन में रहेंगे, पर्स चाहिए, बैग चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ठीक है, पार्लर की सर्विसेज चाहिए, हेयर कट लेना है, स्पा करवाना है। तो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट दोनों की ही डिमांड क्रिएट हुई। फिर जब आप लोग यंग हो गए तो उसके बाद में मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, तो शादी वाले प्रोडक्ट यानी कि जैसे दूल्हा शेरवानी पहनता है, दुल्हन जो है वो लहंगा पहनती है, उनकी डिमांड क्रिएट हो गई। ठीक है, फिर वयस्क हुए तो वो वाले आपको प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद में जब आप बूढ़े हो गए तो आपको अगेन दवाइयाँ चाहिए, आपको एक लकड़ी भी चाहिए जिसके सहारे आप चलेंगे। मान लीजिए आपकी डेथ हो गई, आप मर भी गए, तो भी आपके अंतिम संस्कार के लिए क्या चाहिए? लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इंसान जब पैदा नहीं होता तब से लेकर वो मरने के बाद तक भी चीज़ों की डिमांड करता रहता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं द फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। यहाँ से आपका एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बार बार ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, डिमांड इज अ कॉन्सेप्ट, फिर डैश करके 4 ऑप्शन दे देंगे, द स्टॉक कॉन्सेप्ट, द फ्लो कॉन्सेप्ट, द फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट, या फिर नन ऑफ अबव। इस तरह से पूछते हैं। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? जैसे एक नदी है, एक झरना है, तो क्या झिरमिर 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 वो बहता ही रहता है। तो डिमांड जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्थ से पहले से लेकर डेथ के आफ्टर तक डिमांड चलती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन का वो होगा दैट डिमांड इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? इतना समझने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड आपके रियल लाइफ से किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जाने अनजाने प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करते ही हैं। ठीक है, तो ये कोई अननोन कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए बताई ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो हमारा टॉपिक है डिमांड, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। डिमांड, हिंदी में बोलते हैं इसको मांग। डिमांड, ठीक है, मांग। देखिए, डिमांड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड के अंदर 3 एलिमेंट्स आपके इंक्लूड होते हैं। पहला है आपका डिजायर, दूसरा है आपका एबिलिटी टू पे, और तीसरा है आपका विलिंगनेस टू पे। मैम ये क्या होता है? ये सुंदर सी गाड़ी देख रहे हैं आप, ओडी। अब आपके बैठे बैठे मन में इच्छा हुई, भाई हमको तो ओडी खरीदनी है। वो जो इच्छा है ना आपके अंदर, आपके मन में इच्छा है, यार पैसे कमाने हैं, ओडी खरीदनी है, ओडी चाहिए, उस इच्छा को बोलते हैं डिज़ायर। क्या बोलते हैं? डिज़ायर। अब मान लीजिए आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपकी इच्छा हो रही है, यार कार खरीद लेते हैं। इच्छा तो हो गई, अब क्या होगा? अब आपने जब पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ से 15 रुपये निकले। ठीक है, यानी कि आपका डिज़ायर तो है, आपकी इच्छा तो है कार खरीदने की, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है। आपके पास में क्या नहीं है? पैसे नहीं है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। तो क्या आपकी जो डिज़ायर है वो डिमांड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। चलिए कोई बात नहीं। अब आपका डिज़ायर है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ ये एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर करके, मुझे तो मतलब एप्पल का फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, चलो खरीदते हैं, आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके आते हैं। ठीक है, डिज़ायर है यानी इच्छा हुई। उसके बाद में आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो भाई हाँ 1-1.5 लाख रुपए मेरे बैंक में हैं, यानी आपके पास में क्या है? एबिलिटी टू पे भी है। आप लोग निकल गए घर से बाइक लेके, ठीक है, एप्पल का फ़ोन ख़रीदने के लिए। जब आप रास्ते में जा रहे थे तो आपको दिमाग में आया, यार मैं क्यों ही मतलब इतने पैसे फ़ोन के ऊपर वेस्ट कर रहा हूँ, एंड्रॉयड से मेरा काम चल तो रहा है। एक काम करता हूँ, इन पैसों को जो मेरे पास पड़े हैं ना, इनको मैं फ़ोन नहीं खरीद के स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, SIP ले लेता हूँ। यानी वहाँ पर क्या हो गया? आपकी विलिंगनेस चेंज हो गई, यानी खर्च करने की आपकी इच्छा नहीं है। आपके पास में पैसे भी हैं, आपकी इच्छा भी है कि आप वो खरीदो, लेकिन पैसे खर्चने की इच्छा नहीं है आपकी। तो क्या आपकी
डिज़ायर और एबिलिटी टू पे जो है वो डिमांड में क्रिएट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यहाँ भी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में क्या था, बहुत थकान हो गई आपको शॉपिंग करके, आपने सोचा यार भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं, आपको एक दुकान पे जो है समोसा दिखा, आपने क्या किया, समोसा खाना, इच्छा हुई समोसा खाना, ये देखिए समोसा, ठीक है, ग्रीन चटनी भी है इसके साथ में, सॉस वॉस भी है, सब बढ़िया चल रहा है। अब आपने सोचा यार समोसा खा लेते हैं, पॉकेट में देखा 20 रुपये भी हैं, यानी हमारे पास में डिज़ायर भी है और एबिलिटी टू पे भी है। अब क्या हुआ, क्या आप उन 20 रुपयों को समोसा खाने के लिए खर्च करना चाहते हो? आपने कहा बिल्कुल, इनको मैं समोसा खाने के लिए खर्च करूँ। यानी कि डिज़ायर भी है, पैसे भी हैं आपके पास, और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपकी विलिंगनेस टू पे भी है, आप उतने पैसे उस चीज़ को खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो क्या ये आपकी डिमांड क्रिएट हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स जहाँ पर आके मिल जाएंगे वहाँ पर आपकी क्या बोलेंगे, क्या है ये? डिमांड है। अकेला डिज़ायर भी डिमांड नहीं है, अकेला एबिलिटी टू पे भी डिमांड नहीं है, जब तीनों मिलेंगे तो बोलेंगे डिमांड क्रिएट हुई है। एक दो शर्तें और है इसके अंदर, देखिए, ऑन अ सर्टेन प्राइस, प्लेस और टाइम। अब मान लीजिए आप समोसा लेने गए और उसने बोला कि 50 रुपये का है समोसा, आपने कहा अरे सब लोग तो 20 रुपये का दे रहे हैं समोसा, ठीक है, आप इसका 50 रुपये बता रहे हो, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। यानी कि उस प्राइस पर आपकी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। प्लेस, अब मान लीजिए आप लोग शॉपिंग करने के लिए जालोरी गेट गए, समोसा मिल रहा है आपका रातानाडा में, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना, उसी प्लेस पे होना चाहिए और उसी टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपकी जो डिमांड है वो क्रिएट हो पाएगी। आई होप कि आप लोगों को डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दैट डिमांड इज अ डिज़ायर, इज अ एबिलिटी टू पे और अ विलिंगनेस टू पे ऑन अ सर्टेन प्राइस, प्लेस और अ टाइम, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, डिमांड में हमेशा आपकी गुड्स भी आएंगी और आपकी सर्विसेज भी आएंगी। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ टू एक्सप्रेस डिमांड। डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करें? अब देखिए ये सुंदर सुंदर कन्याएं हैं तीनों, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए निकली हैं। अब पता नहीं इनके बैग में क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनके बैग में जो है वो पर्स है, ठीक है, 3 पर्स लेके आई हैं ये। अब जब इनको अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करना होगा तो ये क्या बोलेंगी कि भैया 3 पर्स दे दो, तीनों पर्स जो है 1,000 के हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3,000 हो गया। भैया 3 पर्स दे दो 3,000 के अभी, भैया अभी के अभी 3 पर्स दे दो 3,000 रुपये में। तो इसको बोलते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। या फिर मान लीजिए इनके बैग में जो है वो साड़ी हो सकती है, कुर्ती हो सकती है, समझ में आ गया। यानी कि क्वांटिटी मेंशन्ड होनी चाहिए, प्राइस मेंशन्ड होनी चाहिए और आपका टाइम भी वहाँ पर मेंशन्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कितने टाइप की गुड्स होती है, उसके बाद हम डिमांड को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन गुड। सब्स्टिट्यूशन गुड का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, 11th-12th में आपका पढ़ा हुआ है। जैसे आप बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, टी और कॉफ़ी का, ठीक है, आपने चाय मंगवाई, चाय नहीं है, चलो ठीक है यार कॉफ़ी लेके आ जा, यानी बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। या फिर एक और फेमस जो एग्जाम्पल चलता है बुक्स में वो है पेप्सी और कोको कोला का, ठीक है, पेप्सी और कोक। यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो गुड्स होती हैं, अगर एक अवेलेबल नहीं हो तो दूसरे से काम चल जाएगा, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन गुड्स, ठीक है, आ गया समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो जिनका अस्तित्व साथ साथ में है, अलग होने पे कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये आपका पेन है और ये आपकी इंक है, ठीक है। अब अकेला पेन क्या करेगा या अकेले इंक भी क्या करेगी? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, निर्भर हैं। तो इन गुड्स को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल और है कार और पेट्रोल का, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। यानी जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं वो क्या हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई। अब जैसे मान लीजिए आप जैसे शॉक्स पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक ही मोजा थोड़ी ना पहन लेंगे, दोनों को साथ में पहनेंगे ना। जूते हैं तो 2 जूते होने चाहिए ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, ठीक है। हैंड ग्लव्स होते हैं, दोनों होने चाहिए। चश्मे हैं, चश्मा है तो दोनों तरफ कांच होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन के गुड्स में क्या होता है कि मान लीजिए इसके अंदर अगर हम रिलेशन की बात करें तो अगर चाय है, मान लीजिए टी है, तो टी 10 रुपये में मिलती थी, अगर वो 15 रुपये की हो जाती है, यानी कि मान लीजिए ये कोई वाई चीज़ है, वाई गुड है, वाई यानी आपकी चाय है और ये आपकी एक्स गुड है, ठीक है, ये इसकी डिमांड है। चाय की प्राइस 10 से 15 हुई, यानी कि प्राइस बढ़ी, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन गुड में क्या होता है, अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड तो कम होगी, लेकिन जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। चाय महंगी हो गई तो लोग क्या पीने लग जाएंगे, कॉफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, मान लीजिए कि पेन है, इंक महंगा हो गया, ठीक है, इंक महंगा हो गया तो क्या होगा, पेन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेन भी महंगा हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, अब पेट्रोल को हम बोल देते हैं वाई, ठीक है, इसकी प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो आपकी डिमांड एक्स की, यानी जो कार की डिमांड है वो घट जाएगी। लोग जो है सीएनजी वाली कार खरीद लेंगे, आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ रही हैं, वो वाली खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ी तो कार, क्योंकि कार पेट्रोल से तो चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो उसकी डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, और आपकी सब्स्टिट्यूट गुड में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपकी नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स, ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वैसे आपका पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड 11th-12th में, फिर भी याद दिलाने के लिए मैं बता दूं। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनके ऊपर डिमांड का नियम जो है, यानी मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। यानी कि जिनकी प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, उनको बोलते हैं हम नॉर्मल गुड्स। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है आपकी इन्फीरियर गुड्स। ये कौन सी गुड्स होती है, इनको हम एक बात बोलते हैं घटिया। इनको घटिया वस्तुएं कहा जाता है। मैम घटिया कैसे, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये घटिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी गुड्स के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि ये घटिया है, या फिर किसी भी गुड्स पे ये लिखा हुआ नहीं है कि ये नॉर्मल है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कोई चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है तो आपके लिए घटिया हो सकती है, या आपके लिए घटिया है तो मेरे लिए नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे लिए चाय जो है वो घटिया हो सकती है, इन्फीरियर हो सकती है, लेकिन किसी के लिए चाय नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर मान लीजिए मोमोज मेरे लिए नॉर्मल हो सकते हैं, तो कोई बोलेगा नहीं इसको तो खाने से हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो क्या होगा, उसके लिए वो इन्फीरियर हो सकती है, घटिया हो सकती है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता है कि ये नॉर्मल गुड है या फिर इन्फीरियर गुड है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि ये घटिया है या ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल गुड्स का अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल गुड्स में अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, अब आता है आपके इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड बोलते हैं घटिया वस्तुएं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि एक इंसान है, उसकी अगर इनकम, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी नज़रों में जो घटिया चीज़ें हैं ना, उसकी डिमांड कम हो जाती है। आया बात समझ में? मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ जाती है तो जो चीज़ें मेरी नज़र में घटिया है ना, मैं उनको खरीदूंगी नहीं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट है आपका गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। अब
इनका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल तो है नहीं कि गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, बट गिवन गुड्स वो होती हैं जिनके ऊपर मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। हमने क्या बात करी, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यही पढ़ा, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। ये होता है नॉर्मल गुड्स में। लेकिन गिवन गुड्स में क्या होता है, गिवन गुड्स इस वाले रूल को फॉलो नहीं करता। गिवन गुड्स बोलता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये बताता है पॉजिटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड में, और वही आपकी गिवन गुड्स होती है। ठीक है, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ गुड्स क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटरमिनेंट्स कह दीजिए या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जिनसे डिमांड कम या ज़्यादा होती है वो डिटरमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहला डिटरमिनेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी प्राइस ऑफ ऑन गुड, उसी की प्राइस उसको सबसे पहले तो इम्पैक्ट करेगी। यानी कि अगर उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस चीज़ की हम बात करें उसकी खुद की प्राइस क्या करती है, उसको इम्पैक्ट करती है उसकी डिमांड को। कैसे इम्पैक्ट करती है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घट जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपका डिटरमिनेंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब रिलेटेड कमोडिटीज क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। पहली आपकी होती है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, जो अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा वो पहले डिस्कस कर लिया, आ गया ना समझ में। रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है वो भी हमारी डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे करती है, अभी मैंने बताया था कि जो आपकी सब्स्टिट्यूट गुड है उसमें क्या होता है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पेप्सी और कोक का ले लेते हैं। ये आपकी पेप्सी है, ये आपकी कोक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो पेप्सी की डिमांड तो कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ में कोको कोला की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यानी कि जो सब्स्टिट्यूट, अब याद रखने लायक बात क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। यानी कि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और इसी को बोलते हैं प्राइस रिलेशन इन सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इसका उल्टा थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। यहाँ पर हम पेट्रोल और कार ही ले लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। पेट्रोल और कार, यानी कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कार जो है, जो पेट्रोल से चलने वाली कारें हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो रिलेशन होता है वो हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो इम्पैक्ट करेगी हमारी डिमांड को, तो द डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजल इनकम क्या होती है, खर्च करने योग्य जो उनकी इनकम है। मान लीजिए ऐसे तो किसी के पास में लाखों रुपए पड़े होंगे, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारा वो खर्च ही देगा। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो वो खर्च करना चाहता है उस इनकम को डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। यानी कि सीधा सा याद रख लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो डिमांड भी कम करेगा। ये सीधा साधा सिंपल सा। और क्या चीज़ें हैं जो डिमांड को प्रभावित कर सकती हैं, इम्पैक्ट कर सकती हैं, या कौन से फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो अलग अलग होता है। आपकी एज के हिसाब से आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, आपके जेंडर के हिसाब से आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। ओकेजन के हिसाब से टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। मान लीजिए अगर आप बच्चे हैं तो आपको बिस्किट वगैरह वैसे कुछ अच्छे लगेंगे। फिर आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आप मोमोज़ और ये वाली चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह आप ज़्यादा खाएँगे। अगर आप लोग बूढ़े हो चुके हैं तो थोड़ी हेल्दी खिचड़ी वगैरह ज़्यादा डिमांड में होगी आपके। यानी कि कहीं ना कहीं एज क्या कर रही है, उसको इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, जेंडर भी इम्पैक्ट करता है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो गर्ल्स ज़्यादा खरीदती हैं, बॉयज़ नहीं खरीदते। ठीक है,
या फिर मान लीजिए जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, जैसे कि हमारे यहाँ कल्चर है कि शादी के अंदर दूल्हा जो है वो कोट पैंट या शेरवानी ऐसा कुछ पहनेगा, और जो गर्ल है वो कुछ लहंगा वगैरह पहनेगी, तो वो ओकेजनली आपकी वहाँ पर डिमांड क्रिएट हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर जो भी आपके रियल लाइफ के अंदर घटित हो रहा है वो सारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो किसी चीज़ की डिमांड को जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। चलिए नेक्स्ट है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस जो है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे पता हो कि कल जो है वो पेट्रोल का दाम 4 रुपये बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, आज ही टंकी फुल करा लो। एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर थोड़ा सा हमारा प्रेडिक्ट हो जाता है, तो अभी की जो डिमांड है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये सारे 4 या 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, और इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, एक इक्वेशन है जो रिलेशनशिप बताती है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो बताती है। ठीक है, इसको इक्वेशन में पुट किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी डिमांड है, ठीक है, ये आपकी प्राइस हो गई, ये इनकम हो गई, और ये रिलेटेड गुड्स की इनकम हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपका डिमांड फंक्शन आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या इकोनॉमिक्स में क्या है ना, एक तो टर्म्स कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी दे देते हैं, मतलब बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही तूफान होगा इसके अंदर। कुछ भी नहीं है। फंक्शन इक्वेशन के अंदर आपने क्या किया, जो भी इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, यानी जो डिटर्मिनेंट्स थे, प्राइस तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, और प्राइस वगैरह ये सारे इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, और इससे आपने क्या किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपका डिमांड फंक्शन बन गया। ठीक है, यहाँ पर PX स्टैंड्स फॉर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Y स्टैंड फॉर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और PR स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी जो आपकी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। ठीक है, इसी से आपकी डिमांड आएगी। यानी कि उन चीज़ों को, आपके जो डिटर्मिनेंट्स थे उसको आपने, यानी रिलेशन जो है बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जब आपने इक्वेशन में पुट कर दिया तो आप बोलेंगे कि हमारा डिमांड फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, सीधा सीधा बोलता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उस चीज़ की डिमांड घट जाती है, नथिंग एल्स। यहाँ पर एक लाइन हमें याद रखनी होती है, इफ़ अदर फैक्टर्स आर कॉन्सोनेंट, अदर फैक्टर्स आर साइलेंट। अगर अदर फैक्टर कौन से, यानी कि अगर, अब ये वाला रूल कब लागू होता है, जब अदर फैक्टर्स यानी आपकी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, आपके जो रिलेटेड गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, या फिर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे साइलेंट है। यानी आपको ये मानना है कि दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ साइलेंट है, सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है? जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, the law state the nature of relationship between the quantity demanded of a product and its price। समझ लिया हमने। प्रोफेसर मार्शल डिफाइंड द लॉ, the greater of the amount to be sold, the smaller must be the price at which is offered in order that it may find purchaser, or in other words the amount demanded increases with the fall of price and diminishes with the rise of the price। यही तो हमने पढ़ा सिंपल भाषा में कि सभी अदर फैक्टर साइलेंट हैं, दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मान के चलना है, सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, और अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब कुछ तो साइलेंट नहीं चलेगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो हो सकता है कि किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, घट गई हो, चेंज हो गई हो, उसका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया हो, या रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो गई हो। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि ये तभी काम कर रहा है जब अदर फैक्टर्स कॉन्सोनेंट, साइलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
तो आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया तो डिमांड समझ में आ चुका है आपको। कैसे? अब देखिए ये डिमांड शेड्यूल है। अब नाम इतना हैवी भारी भरकम दे दिया डिमांड शेड्यूल, पता नहीं क्या ही शेड्यूल होगा, कुछ नहीं होता है। जो आपने मांग का नियम पढ़ा अभी, जो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसको अगर हम टेबल फॉर्म में फिट कर दें तो आपका शेड्यूल बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब मैं ये बोलती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला कि जब चाय की प्राइस 10 रुपये थी तो मैं क्या करूँगी, 5 कप चाय पीऊँगी। सुबह उठते ही चाय पी ली, फिर पढ़ रही हूँ तो नींदें आ रही है तो चाय पी रही हूँ, रात को पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर से चाय पी रही हूँ, ठीक है, नींदें आ रही है उड़ाने के लिए, क्योंकि प्राइस क्या है 10 रुपये। फिर थोड़े टाइम बाद में प्राइस 12 रुपये हो गई एक कप की, तो मैंने कहा यार प्राइस बढ़ गई है, 4 कप में काम चला लेते हैं, ठीक है। फिर 15 रुपये लगने लगे एक कप चाय के, तो मैंने कहा यार 3 कप में भी चल जाएगा, क्या ही ज़रूरी है। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, इसको जब हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया, दिखा दिया, तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। आई होप कि बहुत ही ईजी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डिमांड कर्व। अगेन आपको अगर लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया तो कर्व भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, लॉ ऑफ डिमांड को यानी कि जब हमने एक शेड्यूल के रूप में, एक टेबल के रूप में दिखा दिया तो वो डिमांड शेड्यूल हो गया। और अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को एक कर्व के रूप में बता दें तो वो आपका क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस पर कप आइसक्रीम का एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। जब पर कप आइसक्रीम की प्राइस 50 रुपये थी तो क्या होता था, 2 कप बिकते थे, ठीक है। जैसे ही प्राइस कम हुई, 40 रुपये हुई, 4 कप बिकने लग गए, और कम हो गई, 30 रुपये में कप आने लग गया, 6 कप बिकने लग गए, 20 रुपये में आने लग गया, मज़े हो गए, 8-8 कप खा रहे हैं दिन में, है ना, इतनी सारी आइसक्रीम खा रहे हैं। 10 रुपये हो गई तो 10-10 कप बिक रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। यही तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। और इसी को जब हमने कर्व में पुट कर दिया तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल में हमने क्या पुट किया था, लॉ ऑफ डिमांड का डाटा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया, टर्म से थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या पूछ रहा है। चलिए, और बाकी आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो आराम से कैच कर लेगा इन चीज़ों को। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए आप इस डिमांड कर्व को, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। वो आपका देखने का नज़रिया है, बात एक ही। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। भाई मैम आपने बता दिया सीधा सीधा कि अगर अदर जो फैक्टर्स हैं वो साइलेंट हैं तो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है, हमने मान लिया। पर क्या इसके कोई अपवाद नहीं है, क्या कोई इसके एक्सेप्शन नहीं है? तो यस, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। आपका डिमांड का लॉ जो है उसका भी एक्सेप्शन है। अब देखिए क्या है, ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए सबसे पहला है आपका, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिकस गुड्स बोल दीजिए, या फिर इसको हम बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, स्नॉब इफेक्ट। एक है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, गिवन गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, डिमांड फॉर नेसेसरीज और स्पेकुलेटिव गुड्स। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को समझते हैं, उसके बाद में दूसरे समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही अगर हम करने लगे, यानी देखा देखी जब हम करने लगे, भेड़ चाल अगर हम करने लगे तो उसको बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है। यानी कि पहले आपके ये कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपका टच स्क्रीन आया, लोगों ने लेना शुरू किया, फिर हमारी एक भेड़ चाल बन गई। हमारा वाला जो कीपैड वाला फ़ोन है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसके अंदर कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि दूसरे लोग एंड्रॉयड खरीद रहे हैं तो हमने भी क्या किया, एंड्रॉयड्स ले लिए, ठीक है। पहले क्या हुआ, जब हम ज़्यादा नोकिया यूज़ करने लग गए, फिर सैमसंग वगैरह आ गए,
ठीक है, तो हमने क्या किया, नोकिया वाले फ़ोन एकदम सेफ पड़े थे हमारे, कोई ख़राब नहीं हुए थे, पर लोग सैमसंग को ले रहे, तो हमने भी क्या किया, भेड़ चाल में सैमसंग ही लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा चल रहा है आपका वन प्लस। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अरे यार सब लोगों के पास में वन प्लस के फ़ोन आ रहे हैं, तो हम भी क्या वन प्लस ले। भेड़ चाल यानी जो दूसरे कर रहे हैं वो का वो हम कॉपी पेस्ट करें। भेड़ चाल जब हम करने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और भेड़ चाल वाली यानी देखा देखी वाली चीज़ें जब होने लग जाती है ना, तो वहाँ पर ये प्राइस और डिमांड वाला जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ये काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर वेबलन इफेक्ट, और एक है आपका स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट का मतलब होता है जो लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग करना। कैसे, मान लीजिए अगर दूसरे लोग जो है वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो भाई एप्पल का फ़ोन काम में लूँगा। ठीक है, आईफोन काम में लूँगा। जो मान लीजिए अगर दूसरे लोग सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं मैं तो सैमसंग तो सभी के पास है ना, मैं तो वन प्लस लूँगा। यानी जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग करना। एक लोग होते हैं ना, मतलब जिनको लगता है यार थोड़ा सा हम हटके करें, उसको बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। तो जब ये वाली भावना आ जाती है ना कि दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटके हम कुछ करें, तो वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट को आप बोलते हैं थोड़ा सा जो लोग स्टेटस में बिलीव करते हैं, यानी कि जिनकी पॉकेट इतना अलाउ नहीं कर रही है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज़ खरीदें, लेकिन उन्हें एक दिखावा करना है। ठीक है, एक इसको बोलते हैं वेबलन इफेक्ट, यानी कि स्टेटस के लिए अगर हम कोई चीज़ खरीदने लग जाए, मान लीजिए मेरे पास में इतने पैसे नहीं हो कि मैं कार खरीद सकूं, लेकिन मुझे लोगों को दिखाना है कि मेरे पास में कार है, तो मैं क्या करूंगी, या तो उधार लेके खरीद लूंगी या इंस्टॉलमेंट पे खरीद लूंगी। यानी कि वेबलन इफेक्ट का मतलब हो गया अपनी हैसियत से ज़्यादा जब हम चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। एक कहावत चलती है ना आपकी, वो जितनी चद्दर है उससे ज़्यादा जब हम पैर फैलाने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वेबलन इफेक्ट स्टेटस के लिए। तो वहाँ पर आपका ये प्राइस बढ़ने वाला और डिमांड घटने वाला जो नियम है लॉ ऑफ डिमांड, ये काम नहीं करता है। सिंपल सी बात है। चलिए, गिवन गुड्स मैंने आपको समझा दिया क्या होती है, यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाए, यानी अगर ये पता चल जाए आपको, एक्सपेक्टेशन हो कि कल प्राइस जो है पेट्रोल का 4 रुपये बढ़ने वाला है, तो लोग आज ही अपनी बाइक की, अपनी गाड़ी की जो है टंकी फुल करवा लेंगे। यानी कि एक्सपेक्टेशन है हमें फ्यूचर की, उससे आज की डिमांड क्या है, प्रभावित हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर ये प्राइस और डिमांड वाला जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ये काम नहीं करेगा। डिमांड फॉर द नेसेसरीज, भाई जो नेसेसरी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी हैं। अब मान लीजिए अभी जैसे आपने कोरोना में अगर देखा होगा तो बहुत ही हैवी इंजेक्शन, बहुत ही महंगे महंगे जो कोरोना पेशेंट थे उनको इंजेक्शन लग रहे थे। मतलब लोगों के पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनको अफोर्ड कर सके, लेकिन उधार ले लेके या कैसे भी पैसों को अरेंज कर करके वो जो है इंजेक्शन लगा रहे थे, क्योंकि वो नेसेसिटी है, आपको लाइफ को सेव करना है। तो जहाँ पर लाइफ को सेव करने की बात आती है, नेसेसिटी की बात आती है, खाने पीने की बात आती है, रोटी कपड़ा मकान पे, नेसेसरी पे, दवाइयों पे जब बात आती है, तो वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। वो चीज़ तो आपको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि वो आपकी सर्वाइवल के लिए है। तो जो सर्वाइवल की चीज़ें होती है, जो नेसेसरी चीज़ें होती है, वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। चलिए, नेक्स्ट आपका स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स क्या होती हैं? शेयर मार्केट का नाम सुना आपने? बस, तो शेयर मार्केट के अंदर जो है वो स्पेकुलेशन चलता रहता है और वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि इनमें से कौन सा वाला एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं है या कौन सा वाला है। तो आपको 4-5 पॉइंट अगर याद है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और एक आपका आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। छोटा सा फर्क है इनमें, समझिए कैसे। देखिए, ये आपका डिमांड कर्व बना हुआ है। ठीक है, ये डिमांड कर्व बना हुआ है। अब द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड ऑल शोज what when the price of commodity falls is quantity demanded increase, other things being equal, when as a result of decrease in the price the quantity demanded increase. In economics we can say that there is an expansion of demand when a result of increase in the price,
and the quantity demanded decrease, we can say there is a contraction of demand. कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ये सीधा सा बोल रहा है कि अगर प्राइस की वजह से आपकी डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। अब दिखती सी बात है, अगर प्राइस बढ़ रही है और डिमांड घट रही है तो उसको बोलेंगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड कम हो गई, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस घट गई उसकी वजह से आपकी डिमांड अगर बढ़ गई तो क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सीधा सीधा है। अगर आपकी डिमांड कम या ज़्यादा होने का रीज़न प्राइस है तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन और कंट्रैक्शन। अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपांशन हो रहा है डिमांड का। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, कंट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का। इससे थोड़ा सा अलग आपका होता है ये वाला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसमें भी डिमांड बढ़ रही है और घट रही है, लेकिन जो रीज़न है ना वो अदर देन प्राइस है। यानी प्राइस के अलावा जो अदर देन प्राइस फैक्टर थे, जो इनकम था ऑफ कंज्यूमर था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, यानी कि वो सारे फैक्टर, यानी प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर डिमांड घटती या बढ़ती है तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। आ गया बात समझ में? और उसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इसको एक नाम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट हो रहा है, जब एक्सपांशन और कंट्रैक्शन हो रहा था तो शिफ्ट कहीं पर भी नहीं हो रहा था क्योंकि रीजन आपका प्राइस था। यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो राइट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, यानी इसको बोलते हैं इंक्रीज अगर हुआ तो। और लेफ्ट कब, अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, इंक्रीज हो रही है डिमांड, तो आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। और अगर आपका डिक्रीज इन डिमांड है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर इंक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से, अगर प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो आपका कर्व क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर नन ऑफ अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी डिमांड घट रही है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपके लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी क्या भला है, ये क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मैडम आपने कहा कि प्राइस के ऊपर नीचे होने से, कंज्यूमर की इनकम ऊपर नीचे होने से, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होने से डिमांड बदल रही है। पर मैम हमको ये बताइए कि डिमांड कितनी बदल रही है। जब हम बात करते हैं द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की, डिमांड में चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरीके की हो सकती है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा तो आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी, इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो आपकी रिलेटेड गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, अगर उनकी प्राइस ऊपर नीचे हुई तो आपकी जो डिमांड है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजमेंट किया तो आपकी डिमांड ऊपर नीचे हो गई तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही डीप टॉपिक है। ठीक है, यानी कि आपका ये जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई वाला, ये इतना लेंथी चैप्टर है। इसको जब हम फुल लेंथ कोर्स में कवर करवाते तो लगभग आप मान के चलिए 12 से 15 घंटे में ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है आपका।
ठीक है। लेकिन हम लोग जो है वो एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, हमें मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है, हमारा मिशन यही है, हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ के लिए अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और ये 4 तरह की होती है और इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर इसके अपन डीप में चले गए तो आपने जो ये ऊपरा ऊपरी अभी पढ़ा है ना, ये आप लोग का कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जब हम फुल लेंथ कोर्स कवरेज देते हैं 12 से 15 घंटे की, इतना लेंथी ये चैप्टर है, अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने जब अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर, और आपका एक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन दोनों को मिला के आपके अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और सबसे लेंथी चैप्टर्स भी यही वाले हैं। तो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, इसका मिशन ये है कि आपको क्योंकि टाइम कम है, तो कम से कम टाइम में वो वाले टॉपिक्स अच्छे से कवर करवा दें, पूरा सिलेबस इस तरह से कवर करवा दें कि अब मान लीजिए ये 22 से 25 इन दोनों चैप्टर में से आ रहे हैं, तो आप डिमांड एंड सप्लाई के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए, या ज़्यादा ही मान के चलिए, 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए। तो अगर हम इस 1.5-2-2.5 घंटे की वीडियो से भाई 12 से 15 नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर हम अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इसमें बुरा क्या है। मतलब टाइम अब है नहीं, आप लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाओगे, इससे अच्छा 8 से 10 क्वेश्चन आपके 2 घंटे में कवर हो रहे हैं। तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक आध क्वेश्चन यहाँ से पुट हो जाएगा। अगर हमने वो अटैम्प्ट नहीं भी किया और दूसरी चीज़ें अगर अच्छे से कर ली तो आपका ये स्कोर कहीं नहीं जाएगा। यानी कि मिनिमम इनपुट देना है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, और मैक्सिमम हमें आउटपुट ले लेना है इस वीडियो से। तो इसलिए इसको हम डीप में नहीं जा रहे हैं, हमने मीनिंग देख लिया, क्या टाइप्स हैं ये देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। डिमांड से रिलेटेड आपकी चीज़ें जैसे हो गई, कर्व हो गया, शेड्यूल हो गया, हमने पढ़ लिया, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड हो गया, शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो गया। मोटा मोटी आपके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट जो है इनकी पकड़ डेवलप हो चुकी है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। देखिए, फोरकास्ट करना एक तरीके से प्रिडिक्ट करना। मैम ये वो वाला प्रिडिक्शन है जो पंडित जी करते हैं, भविष्यवाणी? नहीं बेटा जी, ये वो वाला प्रिडिक्शन नहीं है। तो फिर मैम क्या फ़र्क है ये वाला फोरकास्ट में और जो पंडित जी भविष्यवाणी करते हैं उसमें? देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में, अगले महीने या अगले साल या अगले 2 महीने में आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है। इस चीज़ का जब हम पता लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड फोरकास्ट। कितनी डिमांड होने वाली है इसका अनुमान लगाना ही डिमांड फोरकास्टिंग है। तो मैम ये तो भविष्यवाणी जैसा ही हो गया जो पंडित जी करते हैं। नहीं बेटा जी, नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग जो होती है वो ऐसे हवाबाजी में नहीं होती। कुछ आपके पास में डाटाज पड़े होते हैं पिछले सालों के, ठीक है, कुछ आपके पास में फैक्ट्स पड़े होते हैं, कुछ आपने रिसर्च करी हुई होती है, उसके बेसिस पर आप जो है वो डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। इसीलिए ये आपका जो पंडित जी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, उससे काफ़ी अलग होता है और काफ़ी स्टैटिक होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि कितनी डिमांड हो सकती है, इसका अगर हम प्रेजेंट में अनुमान लगा रहे हैं तो आपकी डिमांड फोरकास्टिंग हो गई। अब डिमांड फोरकास्टिंग का यूज़ क्या है ये भी बता दो। तो यूजफुलनेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, significance of demand and self forecasting in the context of business policy decision can hardly be overemphasized. Forecasting of demand play a vital role in process of planning, decision making, whether the national level or the firm level, ठीक है। It perform efficient business planning, यानी कि अच्छी अगर आपको प्लानिंग करनी है भविष्य के लिए, अच्छे डिसीजन लेने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिमांड, मतलब कोई भी चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा? फोरकास्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आने वाले 2 महीने में पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी मेन जो रोल होता है फोरकास्टिंग का वो होता है अच्छे डिसीजंस लेना और अच्छी
प्लानिंग करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, भविष्य का अनुमान लगाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब बताइए मैम, डिमांड फोरकास्टिंग कौन कौन करता है? अरे भाई सभी लोग करते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग मान लीजिए एक तरीके से कौन कौन करता है, सभी करते हैं। अब बात करें अगर अपन छोटे छोटे जो धंधे लोग बैठे हैं लेके, वो भी कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि यार अगले साल अभी दिवाली आ रही है तो क्या डिमांड हो सकती है, होली आ रही है तो क्या डिमांड हो सकती है। अभी जैसे आपकी रोज़ा चल रहे हैं तो फ्रूट्स वगैरह की डिमांड्स थी बहुत ज़्यादा, रोज़ा के अंदर लोग खाते हैं, ठीक है। अब दिवाली आएगी तो पटाखे की डिमांड्स होंगी, ठीक है। होली के ऊपर कलर्स वगैरह उनकी डिमांड होती है। तो कहने का मतलब छोटी फर्म भी डिमांड का पता कर रही है, कोई बड़ी कंपनी है तो वो भी अपनी डिमांड का पता लगाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर, ठीक है, तो आपका जीडीपी वगैरह कैलकुलेट होता है, आपकी नेशनल लेवल है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, इसका कुछ डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर सरकार भी क्या है, कुछ प्रिडिक्ट करती है, कुछ अनुमान लगाती है, ठीक है। आपका बजट आता है, आप लोगों को पता हो तो हर साल भारत सरकार जो एक बजट जारी करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डाटास हैं, उनके हिसाब से कुछ फोरकास्ट किया हुआ है, कुछ प्लानिंग करी हुई है, कुछ डिसीजंस लिए हुए, कुछ बजट बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब आपका जो फोरकास्टिंग है इसका स्कोप बहुत ही वाइडर है, छोटी फर्मों से लेके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो चीज़ें फोरकास्ट की जाती हैं, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग की बात करें तो एक तो होती है आपकी माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग, एक दूसरी होती है आपकी टाइम बेस्ड। क्या होती है? टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग, याद रहेगा। अब देखिए क्या होती है मैक्रो और टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग का मतलब हो गया इंडस्ट्री लेवल की फोरकास्टिंग और फर्म लेवल की। अब जैसे मान लीजिए आप लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीमेंट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ये आपने क्या किया? फोरकास्ट किया। और ये मैक्रो लेवल की फोरकास्टिंग है, बड़े लेवल पर हो रही है, इंडस्ट्री लेवल पर हो रही है, नेशनल लेवल पर हो रही है, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है, तो सीमेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़ने वाली है। तो ये तो हो गई इंडस्ट्री लेवल। अब आप कहो कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो पर्टिकुलर जो एसीसी सीमेंट है उसकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं फर्म लेवल फोरकास्टिंग। और इंडस्ट्री लेवल और फर्म लेवल फोरकास्टिंग आपकी मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग में आती है। हो गया क्लियर। दूसरा है आपका टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग। टाइम बेस्ड में देखिए टाइम दो तरह के होते हैं, आपको पता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। एक तो होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। यानी आप जो अनुमान लगा रहे हैं ये साल भर के अंदर अंदर का लगा रहे हैं, 6 महीने से साल भर के बीच का अगर अनुमान लगा रहे हैं आप किस चीज़ को लेके, तो आपकी शॉर्ट टर्म हो गई। और अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है, 2 साल 5 साल के लिए अगर आप कोई चीज़ फोरकास्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हो गई। दैट्स इट, इतना ही याद रखना, आपके क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अच्छा, कौन कौन सी कुछ की टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ डिमांड फोरकास्टिंग में, ठीक है। ये कुछ की टर्म्स हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मैडम इसमें से क्वेश्चंस पुट हो जाएंगे? हाँ बेटा जी, मैंने आप लोगों को बताया अगर आपका डिमांड सप्लाई में से 12 से 15, 15 से 20 कितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप 10 से 15 क्वेश्चन जो सही करके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये जो की टर्म्स, ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। इसमें से जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और क्वेश्चन पुट हो रहा होगा ना, तो आप मैम को याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही जो क्रीम है ना वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा अरे यार जाने अनजाने हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हमने इतना कुछ सीख लिया, ठीक। तो कुछ की टर्म्स बताती हूँ, देखिए। एक होती है आपकी प्रोड्यूसर्स गुड्स। क्या होती है प्रोड्यूसर गुड्स? और एक होती है आपकी कंज्यूमर गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है, कंज्यूमर गुड्स यानी जिनको हम कंज्यूम करते हैं, फाइनल कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नमकीन, बिस्किट कंज्यूम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को कंज्यूमर गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि वो चीज़ें जो इन जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के काम आ रही हैं। आपकी कोई मशीनरी हो गई, कोई मशीनें वगैरह, भाई कोई प्रोडक्शन होता है, आपकी मशीनें चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या, मान लीजिए किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको ट्रैक्टर चाहिए,
बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो ये प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं। और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में फाइनली लॉन्च हो जाता है और हम हमारे मेरे जैसे आपके जैसे लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं। एक होती है आपकी ड्यूरेबल गुड्स और एक आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाम से ही पता चला, ड्यूरेबल यानी कि जो लंबे समय तक टिक जाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने खरीदी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 साल की, अब से मान लिया आपने मसाले खरीदे, ठीक है, गोल्डी मसाला खरीदा आपने, बहुत ऐड आता है ना सलमान खान का गोल्डी मसाला खरीदा, वहाँ पे 1 साल की उसके ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है, ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, यानी कि 1 साल तक वो क्या है आपकी ड्यूरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें मिल्क की, दूध की, तो क्या वो ड्यूरेबल है? आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में रख के 2 दिन के लिए काम में ले सकते हो, फिर वो क्या हो जाएगा आपका, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो लंबे समय तक टिकती हैं, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो लंबे समय तक नहीं टिकती हैं, खराब हो जाती हैं, उनको नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, एक चीज़ की डिमांड हुई तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ की अगर डिमांड हो गई तो वो डिराइव्ड डिमांड है। और ऑटोनोमस डिमांड का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट डिमांड, यानी इन चीज़ों की डिमांड किसी चीज़ की वजह से नहीं हो रही, ये इंडिपेंडेंट डिमांड हो रही है। और इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, उनकी वजह से अगर कोई दूसरी चीज़ की डिमांड हो रही है तो वो डिराइव्ड डिमांड है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे अपने यहाँ पर हिंदू परंपरा में शादियाँ होती है, ठीक है, तो क्या होता है, शादी के लिए खाना बनता है, मतलब रिसेप्शन होता है ना, आप जाते हैं ना, लोगों के प्रति आराम से खा पी के आते हैं बढ़िया। तो शादी का ओकेजन है, तो शादी एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिमांड है, ऑटोनोमस डिमांड है, शादी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से शादी में खाना बन रहा है, उसमें सब्जियां लग रही है, तो सब्जियों की डिमांड हो गई, तो वो क्या हो गई, शादी हो रही है, इस वजह से रिसेप्शन हो रहा है, इस वजह से खाना पीने का इंतजाम करने के लिए आपको क्या है, डिराइव्ड डिमांड हो रही है सब्जियों की। पार्टी करनी है तो क्या होगा, पार्टी के लिए आपको पार्टी पुपर्स चाहिए या फिर साउंड चाहिए, पार्टी करनी है ना, पार्टी एक ऑटोनोमस डिमांड है, लेकिन उसके लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, पार्टी वेयर ड्रेसेस चाहिए, साउंड चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए पार्टी में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, जो भी, तो वो डिमांड क्या हो रही है, वहाँ से डिराइव्ड हो रही है। क्लियर हो रहा है। एक है आपकी इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। जैसे मैंने आपको एसीसी सीमेंट का और सीमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। मान लीजिए पूरी सीमेंट की अगर डिमांड हो रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड है, लेकिन अंबुजा सीमेंट या एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसीसी मान लीजिए, अंबुजा मान लीजिए, इनकी अगर डिमांड हो रही है तो वो आपकी कंपनी की डिमांड है। क्लियर है। शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन भी मैंने बता दी। अगर 1 साल से कम के लिए डिमांड हो रही है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो वो आपकी शॉर्ट रन हो गई, और मोर देन 1 ईयर है तो आपकी लॉन्ग रन हो गई। बहुत ही आसान सी टर्म, और यहीं से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, इतना डीप में तो आपके नहीं है ये सीए फाउंडेशन के कोर्स में, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, छोड़ के नहीं जाना इस चीज़ को। डिमांड फोरकास्ट करेंगे यानी कि भविष्य का अनुमान लगाएंगे, तो मैम कैसे लगाएंगे, ऐसे बैठे बैठे कैसे लगा लेंगे, कोई तो तरीका होगा ना। हाँ बेटा जी, तरीका है। पहला तरीका क्या है, सर्वे ऑफ द बायर्स इंटेंशंस, यानी आपके जो खरीदार हैं उनसे जा के पूछेंगे, फॉर्म फिल करवाएंगे, अच्छा मैम कैसी लगी प्रोडक्ट, क्या आपका रिस्पॉन्स है, आप आने वाले टाइम में इसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, जो भी। बायर्स से जब हम पूछते हैं चीज़ें जा के, तो हमारा सर्वे हो गया। सर्वे कंडक्ट कराते हैं, देखते हैं ना आप लोग, कंपनियां सर्वे करवाती हैं, वो उन्हें डिमांड फोरकास्ट करनी होती है, आने वाले टाइम में प्रोडक्ट बिकेगा, कितना बिकेगा, क्या, उसके लिए। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का मतलब हो गया आपका जो सेल्समैन है उससे पूछ लो, क्योंकि सेल्समैन को तो एक जो कंज्यूमर है वो अपना ओपिनियन देता ही है ना, तो सेल्समैन को तो सब पता ही है, तो सेल्समैन से पूछ लो, वो बता देगा किस चीज़ की कितनी डिमांड है, अभी क्या ओपिनियन है लोगों के। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि ये इंडिपेंडेंट कंपनीज होती हैं, इनका काम ही यही होता है, मतलब एक कंपनी है मेन जो कंपनी, वो एक दूसरी कंपनी को हायर करेगी, ऐसी कंपनी को जिसका काम ही यही है कि वो डिमांड फोरकास्ट करके बताएंगे, यानी कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लिया। फिर है स्टैटिकल मेथड्स। स्टेट्स में आप लोग पढ़ते नहीं थे, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन के लिए। रिग्रेशन हो गया आपका, ग्राफ हो गया, है ना, एक आप ट्रेंड एनालिसिस भी पढ़ते थे। तो ये सब बेटा जी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इनसे पता चलता है कि
आने वाले टाइम में डिमांड कितनी रहने वाली है, पूरा स्टैटिक डाटा होता है, ठीक है। एक होता है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब हो गया बहुत ही स्पेशल कोई सिचुएशन के लिए अगर हमें डिमांड फोरकास्ट करनी हो, जैसे कि रोज़े आ रहे हैं तो क्या किन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, दिवाली पे कितनी किसकी बढ़ेगी, क्रिसमस पे कितनी चॉकलेट्स बिकेंगी, या मतलब इस तरह से ओकेजनली जो होता है स्पेशल ओकेजन के लिए उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा नाम और इसका मीनिंग आपको ध्यान में रख के जाना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में आपका ये वाला चैप्टर डिवाइडेड है, 3 यूनिट में। पहली आपकी डिमांड एंड डिमांड वाला हो गया, ठीक है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपका जो यूनिट आता है दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद में आपका सप्लाई वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है तो उसकी वांट्स यानी कि उसकी चाहतों को समझना पड़ेगा। वांट्स क्या होती हैं? द इकोनॉमिक्स इन द इकोनॉमिक्स द टर्म वांट्स रेफर टू अ विश, कोई ख्वाहिश है, डिज़ायर कोई इच्छा है, और कोई मोटिव है टू ओन और यूज गुड्स और सर्विसेज दैट गिव सेटिस्फिकेशन, ठीक है। वांट्स में अराइज ड्यू टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी नीड टू मेक चॉइस बिटवीन द अर्जेंट वांट्स एंड द नॉट अर्जेंट वांट्स। वांट्स हमारी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ ख्वाहिशें होती है, ठीक है, कुछ मोटिव्स होते हैं कि यार इस चीज़ को हम परचेज करें, इस चीज़ की हमारी इच्छा है, ठीक है। अब इच्छाएं कहीं से भी आ सकती, किसी भी तरह से हो सकती है। आपकी फिजिकल वांट्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, या सोशल हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी फ़ोन की, नए फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फ्रेंड ने नया फ़ोन लिया है तो आपकी भी इच्छा है कि आप नया फ़ोन लो। तो ये किस तरह की नीड हो गई? सोशल फैक्टर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया और आपकी नीड जो है वो हो गई। या फिर कोई नीड है जिसका कोई रीज़न नहीं है, बस आपने अपने दिमाग में थ्योरी बना ली है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए, वांट, साइकोलॉजिकल। या फिर वो वांट जो है वो आपकी फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास में चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यानी कि आपका पैसा, टाइम, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, लिमिटेड है आपके रिसोर्सेज, तो आपको चूज़ करना होता है कि कौन सी वांट आपकी अर्जेंट है जिसको आपको चूज़ करना है, और कौन सी अर्जेंट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली वांट मतलब हमारी चाहतें। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब इसी से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। कुछ वांट्स हो सकती है जो आपकी नेसेसरी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दवाइयों का एग्जाम्पल दिया, भाई आपको ठीक होना है तो उसके लिए आपको किसकी वांट होगी? दवाइयों की। बीमार हैं, आपको ठीक होना है, रिकवरी देनी है, तो आपको दवाइयों की नीड होगी, तो ये नेसेसरीज वांट है। कुछ आपकी कंफर्ट वांट्स हो सकती है, जैसे मान लीजिए गर्मी है तो आपको कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। हाँ, पंखे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गर्मी हो रही है तो आपको क्या चाहिए? पंखा। एक कंफर्ट जोन में जाने के लिए पंखा चाहिए, तो आपकी कंफर्ट वांट हो गई। लेकिन आपने बोला कि गर्मी है लेकिन मैं तो एसी ही प्रीफर करूँगी, तो एसी जो हो गया वो आपका लग्जरियस वांट हो गई। समझ में आ गया? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डीप जैसा, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वांट का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो इसके अंदर 2 ही कॉन्सेप्ट हैं आपके। एक तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर में, एक मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। बस 2-4 कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएंगे। वांट्स आपको समझ में आ गई तो अब आपको यूटिलिटी समझ में आ गई। यूटिलिटी क्या होती है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी कॉल्ड व्हाट इज यूटिलिटी। पावर ऑफ कमोडिटी, आपने जो चीज खरीदी, परचेज करी, कंज्यूम करी, उससे आपकी जो वांट थी वो किस हद तक सेटिस्फाइड हुई, उसको बोलते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खा के गए, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बहुत ही शानदार जो है वो पिज़्ज़ा मिलने वाला है, मैं वेज चीज़ पिज़्ज़ा खाऊंगा, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वांट थी आपकी कि आपको पिज़्ज़ा खाना। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने पिज़्ज़ा खाया। अब वो पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा? काफ़ी टाइम आप कहेंगे अरे यार कोई मज़ा नहीं आया, बेकार पिज़्ज़ा, नहीं खाते, पैसे ख़राब हो गए। कभी आपको एवरेज लगेगा कि यार ठीक ठाक पिज़्ज़ा है। कभी आप क्या बोलेंगे, अरे यार बहुत, क्या मतलब पैसा वसूल, क्या पिज़्ज़ा बना था। यानी कि उस प्रोडक्ट ने आपकी वांट को किस हद तक सेटिस्फाई किया उसको बोलेंगे यूटिलिटी।
ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, तो क्या हो गया, मोर यूटिलिटी। कम किया, लेस यूटिलिटी। समझ में आ गया? यानी कि द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, याद रखने की चीज़ ये है कि मेज़र कैसे करते हैं यूटिलिटी को, ठीक है। तो इसके लिए हमारी इसको हम मेज़र करते हैं यूटाइल में, ठीक है। अगर आपका सिंगुलर है तो प्लूरल है तो यूटिल्स में। मेज़र करने का मतलब जैसे किस यूनिट में मेज़र करेंगे, मान लीजिए आपका जैसे मिल्क है तो आप उसको लीटर में मेज़र करते हैं ना, 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, ठीक है। अगर आपकी चीनी है घर में, शुगर, तो उसको 1 किलो 2 किलो ऐसे आप मेज़र करते हैं। तो आप कैसे मतलब यूटिलिटी को कैसे मेज़र करेंगे, उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगर सिंगुलर है तो यूटाइल होगा और अगर प्लूरल है तो यूटिल्स होगा, ठीक है। इतना याद रखना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या वाला है, इतना लंबा चौड़ा नाम। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहां पर मैं आपको लिखकर बता रही हूं आपने कितना कंज्यूम किया, ठीक है। और यहां पर मैं आपको लिख के बता रही हूँ यूटिलिटी, ठीक है, कितने आप सेटिस्फाई हुए। मान लीजिए आप गए किसी रेस्टोरेंट में, आपने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो गया कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो उससे आपको कितना सेटिस्फिकेशन मिला। चलो अपन पराठे का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने 10 पराठे खाए, ठीक है। 11वां खाया, 12वां खाया, 13वां खाया, 14वां खाया, ठीक है। 10 पराठे खा चुके हो, फिर 11 खा रहे हो, 12 खा रहे हो, 13 खा रहे हो, 14 खा रहे हो। यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन बताता है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, आपकी जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। भाई आपको पहले बहुत तेज भूख लगी हुई थी तो आपने 10 पराठे खाए ना, तब तक आपको बहुत मज़ा आया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे मानते हैं कि आपकी यूटिलिटी जो है वो 8 थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे जैसे आपका पेट भर जाएगा ना, मतलब आपको मज़ा आना, मतलब कि सेटिस्फाइंग चीज़ जो है ना, वांट की पावर वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि पेट लगभग भर चुका है ना, 10 पराठे खा चुके हैं। जब भूख लग रही थी बहुत तेज, तब तो 10 पराठे खा लिए। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ना, 11वां पराठा खाओगे, 12वां 13वां, तो उसकी जो यूटिलिटी है ना वो कम होती चली जाएगी। यहाँ पर आपकी 7 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 4 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी -2 हो जाएगी। जब आप 15वां पराठा खाएंगे तो -2 आपकी यूटिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप मतलब जैसे जैसे आप उसकी क्वांटिटीज़ को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, उससे जो सेटिस्फाइंग पावर है उसकी वो कम होती जा रही है, उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, यानी कि आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है। इससे रिलेटेड एक MCQ डाला है मैंने, बताऊंगी वहाँ पे। इतना यहाँ पे याद रख लीजिए अभी के लिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम एट लेस टोटल यूटिलिटी देन द प्रीवियस यूनिट, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी है पहले आपकी 10 थी, ठीक है, फिर आपकी 8 हुई, फिर आपकी 4 हुई, फिर आपकी 2 हो गई, फिर आपकी 0 हो गई, फिर आपकी -2 हो गई, ठीक है। और ये आपने क्वांटिटी कंज्यूम करी थी, यहाँ पे आपका 10 था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15 था, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी थी, चार्ट बनाते हैं। टोटल यूनिट में आप क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। ये आपका 18 हो गया, ठीक है। 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो गया। 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 और 0 24 हो गया, फिर 24 में से 2 घटा दो 22 हो गया। इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है इसके अंदर। ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, और जब इसको ऐसे ऐड करते चले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस।
सरप्लस का मतलब हो गया कोई चीज़ अगर हमारे पास में बच गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। अब आपको क्या घर पे बोला पापा ने, जा बेटा आज जो है वो मंगलवार है, बालाजी को प्रसाद चढ़ाना है, 1 किलो रसगुल्ले लेके आ जा। ठीक है, आप गए बाइक लेके। तो जब आप गए तो आपने क्या सोचा कि 1 किलो रसगुल्ले जो हैं 1 kg, मैम ऐसे ऐसे नाम ले रहे हो, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भूख लग रही है, गर्मी है, ठंडे ठंडे रसगुल्ले खाने का मन करेगा, इसमें क्या है। आपने सोचा घर से निकलते टाइम कि 200 रुपये लगेंगे 1 किलो रसगुल्ले के। लेकिन अब जब आप गए तो दुकानदार ने, आपने 200 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार ने 50 रुपये वापस दे दिए। तो आपने बोला ये क्या हुआ, तो दुकानदार ने बोला 150 रुपये किलो है रसगुल्ले। यानी कि जितना आप सोच के गए थे प्राइस और जितना एक्चुअल में आपका खर्च हुआ उसके बीच में जितना आपका सरप्लस बच गया उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। थोड़ा सा लैंग्वेज में देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, जितना खर्च करना चाहता था, रेदर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर विच इज एक्चुअली डज पे, एक्चुअली उसने पे किया, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस यानी कि व्हाट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कितना पे करने के लिए तैयार थे आप, 200 रुपये, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, कितना विलिंगनेस थी आपकी पे करने की और कितना आपने एक्चुअल में पे किया, 150, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो 50 है उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। हो गया क्लियर। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी बट बहुत ईजी चैप्टर है ये। अब देखिए, एक होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दो ऐसी चीज़ें जो आपको सेम सेटिस्फिकेशन दे सके उसको बोलते हैं, यानी जिनमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब मान लीजिए पापा आपको पूछते हैं कि बेटा आपको आईफोन ला के दूँ या फिर OnePlus ला के दूँ, तो आप बोलते हैं पापा कुछ भी ला के देते हैं, जो आपकी मर्जी, यानी आप क्या नहीं कर रहे, उसमें डिफरेंस नहीं कर रहे। ठीक है, पापा ने बोला आज बरसात हुई है, अच्छा मौसम है, समोसे लेके आऊँ या कचौरी लेके आऊँ, कुछ गर्म खाते हैं, आपने बोला पापा कुछ भी लेके आ जाओ, दोनों ही चलेगा। यानी कि जब दो चीज़ें आपको जब सेम सेटिस्फिकेशन दे रही हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ये आपकी y कमोडिटी है, ये आपकी x कमोडिटी है, इस तरह से आपका कर्व बन रहा है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, A है, B है, C है, D है, E है, ये कुछ कर्व्स हैं। अब इंडिफरेंस कर्व बोलता है कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू E, यानी कि ये सेम ही सेटिस्फिकेशन दे रहे हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गेटिंग सेम सेटिस्फिकेशन, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। दो चीज़ों में फर्क नहीं करे, दो चीज़ों से अगर सेम सेटिस्फिकेशन आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बजट लाइन, या फिर आप इसको इनकम लाइन बोल दीजिए। बजट लाइन का मतलब हो गया, ये है आपका पॉइंट A, ये है आपका पॉइंट B। ठीक है, ये यहाँ पे आपने लाइन बना दी। आपने कहा कि एक इंसान इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही उसकी परचेसिंग पावर है, यानी कि उसका उतना ही बजट है, इस दायरे में रहकर ही वो चीज़ें खरीद सकता है, इस एरिया में, इस दायरे में रहकर, इस ब्लॉक में रहकर ही वो चीज़ें खरीद सकता है। यानी कि आपने ये क्या बना दी, बजट लाइन बना दी, और इसी को इसकी इनकम लाइन बोलते हैं। ठीक है, ईजी था, मतलब कितना भारी भरकम शब्द है ना, बजट लाइन, पता नहीं क्या ही होती होगी। भाई इसका बजट इतना ही है, इससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खरीद सकता, इसके दायरे में ही खरीदेगा, ये इसकी इनकम लाइन है, ये इसकी बजट लाइन है, दैट्स इट। इतना ही याद रखना, इक्वेशन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत ही छोटा सा यूनिट था आपका कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने यूटिलिटी को देख लिया, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को देख लिया। ठीक है, बजट लाइन देख ली, इंडिफरेंस कर्व देख लिया। यहीं से मोटा मोटी आपके क्वेश्चन पुट हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज सप्लाई। अब देखिए, हमने डिमांड को समझा, अगर आपको डिमांड अच्छे से समझ में आ चुकी है तो नो डाउट आपको सप्लाई भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा क्विक करेंगे सप्लाई को, क्योंकि आप लोग डिमांड समझ चुके हैं। ठीक है,
सप्लाई क्या होती है? सप्लाई वो क्वांटिटी होती है सप्लायर की जिसको बेचने के लिए वो रेडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किराना की दुकान का एग्जाम्पल ले लीजिए, किराना की दुकान है कोई, ठीक है, उसके पास में सुबह सुबह 100 डेयरी मिल्क पड़ी हैं, डेयरी मिल्क, ठीक है, मैम सारी खाने पीने के एग्जाम्पल देते हो आप। उसके पास में 100 डेयरी मिल्क पड़ी हैं। अब देखो कोई भी ये तो नहीं सोचेगा कि 100 की 100 भी मैं दुकान खोलूंगा, 100 कस्टमर खड़े होंगे और मेरी डेयरी मिल्क खरीद के चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 100 डेयरी मिल्क जो हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका स्टॉक है, इसकी दुकान में 100 डेयरी मिल्क पड़ी हैं। लेकिन दुकानदार सोचता है कि यार कम से कम 30 चॉकलेटें जो हैं, 30 डेयरी मिल्क तो मुझे आज सुबह बेचनी है, 1 बजे से लेके मतलब 12 बजे से 11 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। मान लो 10 बजे उसने दुकान खोली तो बोलता है 1-2 बजे तक, यानी दोपहर तक या शाम तक मुझे 30 चॉकलेट तो बेचनी है डेयरी मिल्क, ठीक है। यानी कि जो क्वांटिटी वो बेचने के लिए रेडी है उसको हम बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 30 ही बिकेंगी, हो सकता है कि 20 ही बिके, हो सकता है 40 बिक जाए, तो इसको बोलते हैं सेल। समझ में आ गया? उस किराना स्टोर में 100 डेयरी मिल्क अवेलेबल है, उसको बोलते हैं स्टॉक। जो बेचने के लिए वो रेडी है, यानी सोच रहा है कि इतने तो बेच ही देंगे यार, सप्लाई। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि 30 नहीं बिके, 20 ही बिके, सेल। हो सकता है 30 से ज़्यादा बिक जाए, 40 भी बिक जाए, 50 भी बिक जाए, बोलेंगे सेल। समझ में आ गया सप्लाई क्या होती है? तो seller of product and services constitute the supply side. The seller may include individual, firm, government, कोई भी हो सकता है. As the term demand refer the quantity of a good or service that the consumer are willing and able to purchase at various price during the period time. The term supply refer the amount of a good, ध्यान दीजिएगा, the amount of a good or services that a producer are willing, इच्छा रखता है, ability रखता है to offer the market at the various price and the during time of period. एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक दुकानदार, एक प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता है, एबिलिटी रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। और देखिए प्यारी प्यारी सी बस जो है ना, ये सप्लाई कर रही है सामान, आपकी चॉकलेट इसी में। चलिए अब देखिए, हमने पढ़ा कि कुछ डेटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ डेटर्मिनेंट्स हैं, सेम से ही है लगभग, डिमांड को जो अफेक्ट कर रहे थे उसी टाइप के से हैं। तो ये कुछ डेटर्मिनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए प्राइस ऑफ द गुड, ये अफेक्ट करेगा सप्लाई को। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमने डिमांड में क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ द गुड में, कि अगर प्राइस ऑफ द गुड बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन हमने बताया था, लॉ ऑफ डिमांड हमने उसको नाम दिया था। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई में जो सप्लायर है आपका, वो क्या सोचता है कि जिस चीज़ की प्राइस बढ़ी हुई है ना, वो उसकी सप्लाई ज़्यादा देता है, क्योंकि उसके अंदर उसका जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, वो ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के अंदर जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, एक बढ़ती है तो एक घटती है। लेकिन सप्लाई में क्या होता है, ज़्यादा प्राइस की चीज़ को सेलर ज़्यादा सेल करना पसंद करेगा, क्योंकि उसमें उसका मार्जिन ज़्यादा है। तो प्राइस बढ़ती है तो उसकी सेल्स भी बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी कि प्राइस और सेल में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसी को लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस घट रही है, बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई को पुश किया जाएगा, सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा है, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, इसी को लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। चलिए अब वही फैक्टर्स है सेम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी आपको अफेक्ट करेंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आपको अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई केक बना रहा है, ठीक है, केक बन रहा है आपका, सुंदर सा केक बना देती हूँ मैं, ये मोमबत्तियाँ रखी हुई है, ठीक है, केक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि केक को प्रोड्यूस करने के लिए जो ब्रेड लग रही है वो अगर मान लो महंगी हो गई तो आपकी इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो आपकी इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप महंगी चीज़ को ज़्यादा बेचना चाहेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा आपका।
गवर्नमेंट की कोई टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज हो गया तो आपकी सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी। सॉरी, टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ गया तो आप मान लीजिए कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो लेबर ओरिएंटेड है, लेबर वहाँ पर ज़्यादा काम कर रही है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मशीन्स ज़्यादा काम में ली जा रही हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, तो वो भी आपकी सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगी। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है, मान लो कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो उसकी प्राइसेस होंगी वो बढ़ जाएंगी, तो सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स, नेचर ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं और ये सप्लाई को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सिंपल सा, प्राइस ऑफ अ वाई कमोडिटी राइज द डिमांड ऑल्सो राइज। अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी सॉरी डिमांड नहीं, सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है। और अगर पूछा जाए कैसा रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर हो रहा है? बहुत ही आसान है, इतना सा याद रखना है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए, ये है मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। हमने पढ़ा था मूवमेंट डिमांड में भी। हमने बोला था कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ या घट रही है तो उसको हम एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, और अगर प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ या घट रही है तो उसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेंगे। वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, सेम का सेम इसके अंदर है। मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, प्राइस की वजह से, मैं यहां पर लिख देती हूं ड्यू टू प्राइस। ठीक है, ड्यू टू प्राइस, अगर प्राइस की वजह से आपका सप्लाई कर्व एक्सपांड हो रहा है या कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व। थोड़ा सा पढ़ते हैं बायलैंग्वेज। देखिए, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीज एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजेज इट्स प्राइस। आपने पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। वी से देयर इज अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, अ राइज ऑफ मार्केट कॉज अ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस बढ़ी, आपकी सप्लाई भी बढ़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। या फिर हम इसको बोल सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व एंड प्रोड्यूसर्स ऑफर मोर फॉर सेल। ये तो आ गया समझ में। एंड द मार्केट प्राइस फॉल, जब प्राइस ड्रॉप हो गई तो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई भी आपकी कम हो गई। एज अ प्रोड्यूसर हैव लेस इंटेंसिव ऑफर प्रोडक्ट फॉर सेल इन द मार्केट। इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड भी बोल देंगे हम। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोल देंगे, यानी मूवमेंट हो रहा है कर्व में। अगर जो सप्लाई कर्व है उसमें मूवमेंट हो रहा है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, या फिर आप कह दीजिए अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से अगर सप्लाई चेंज हो रही है, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई, प्राइस घटी तो सप्लाई घट गई, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, प्राइस घटने से सप्लाई घट गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई, डाउनवर्ड ऑफ सप्लाई, सॉरी अपवर्ड ऑफ सप्लाई, डाउनवर्ड ऑफ सप्लाई। आ गया समझ में? चलिए, और मैम अदर फैक्टर्स की वजह से हो जाए तो मान लीजिए प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। वही डिमांड वाला, बस लॉ ऑफ डिमांड अलग है, सप्लाई ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई अलग है। लॉ ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व में लॉ ऑफ डिमांड लग जाता है और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में आपका लॉ ऑफ सप्लाई लग जाता है। इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। चलिए, ये आपको समझ में आया हुआ है, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगेन कि चेंजेस तो हो रहा है सप्लाई में, लेकिन कितना चेंज हो रहा है? द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिग्री,
प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस घटने से सप्लाई घट रही है, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़ रही है, अदर्स फैक्टर्स की वजह से सप्लाई घट रही है, लेकिन वो सप्लाई कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसका फॉर्मूला क्या है? सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड गुड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना चेंज आया सप्लाई में उसको डिवाइड कर देना है प्राइस में कितना चेंज आया, दैट्स इट। इतना सा फॉर्मूला है, याद रखना आपको। चलिए अब देखो, सप्लाई इलास्टिसिटी होती है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, फटाफट देखेंगे इसको। सबसे पहला आता है परफेक्टली अनइलास्टिक सप्लाई, यानी कि चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स रिमेन चेंज। प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, तब हमने बोला कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी हिला ही नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है? 0। परफेक्टली इनइलास्टिक। डायग्राम देखिए आप, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक। रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। नेक्स्ट है आपका रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा है कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना चेंज सप्लाई में नहीं हुआ, उसको बोलेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है, लेस देन 1। नेक्स्ट है आपका रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जितना प्राइस में चेंज हुआ उससे ज़्यादा तो सप्लाई में चेंज हो गया, ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए, when the quantity supplied of a good change substantially in the response of small change in the price of the good, से supply is relatively elastic। और इसको बोलते हैं कि elasticity जो है वो ज़्यादा है, greater elastic है। नेक्स्ट आपका हो गया यूनिट इलास्टिक, यानी कि if the relative change in the quantity supplied is exactly equal to the relative change in the price, यानी कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही आपकी इलास्टिसिटी में चेंज हो गया, यानी इक्वल टू 1, तो उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी जो है सप्लाई की वो बराबर है 1 के, यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी है, यानी कि जितना प्राइस में चेंज हुआ सेम का सेम उतना का उतना आपका सप्लाई में चेंज हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। एंड नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक। इसका पूरा पूरा उल्टा है। आपने जो इनइलास्टिक पढ़ा था उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, अनंत, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और ये वाला आप डायग्राम देख लीजिए, आसान था, कोई कंफ्यूजन? परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ। रिलेटिवली लेस इलास्टिक, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना सप्लाई में चेंज नहीं हुआ। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक, जितना प्राइस में चेंज हुआ उससे ज़्यादा सप्लाई चेंज हो गई। यूनिट इलास्टिसिटी, जितनी प्राइस चेंज हुई उतनी आपकी सप्लाई चेंज हुई। और आपका जो इलास्टिसिटी था परफेक्टली इलास्टिक, जस्ट अपोजिट ऑफ इनइलास्टिक। चलिए नेक्स्ट आपका है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये क्या होती है? देखिए बहुत आसान है, नाम इतना टफ है, बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ मार्केट डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। आपने ये डिमांड का कर्व बनाया, आपने ये सप्लाई का कर्व बनाया, ये जो है पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रखना है, और इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो आपका सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है, हमने सप्लाई पढ़ लिया। ठीक है, सप्लाई क्या होती है सबसे पहले हमने देख लिया, उसके बाद में हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके बाद में मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व यानी एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व देख लिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देख लिया, उसके बाद में हमने कहा कि किस किस तरह की सप्लाई इलास्टिसिटी होती है, उन सबको हमने देख लिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस को भी हमने देख लिया। देखिए अब यहाँ पर जो आपका पूरा चैप्टर है उसका मोटा मोटी जहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, या फिर जो आपका चैप्टर का क्रीम है
सॉरी, जो आपका क्रीम है वो हमने कवर कर लिया है। और अगर इक्का दुक्का कोई कॉन्सेप्ट आपका बच भी गया है तो अब मैं आपको ढेर सारे एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ, तो इसके अंदर आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपको कितना याद हुआ। ठीक है, आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर था, उसमें आपके 3 यूनिट्स थे। ठीक है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, तीनों हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम कवर करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी ICAI के कंटेंट में भी अवेलेबल हैं। चलिए तैयार हो जाइए, आप लोगों को भी मार्क करने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको कितना समझ आया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू, बहुत आसान सवाल है, डिमांड क्या होती है ये पूछना चाह रहा है कुल मिला के। तो द डिजायर बेक बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी। अच्छा, क्या डिजायर होगा तो आपकी डिमांड बन जाएगी? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, केवल डिजायर कुछ नहीं कर सकता, 3 एलिमेंट्स चाहिए। पढ़ते हैं क्या, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अच्छा, ज़रूरत है और विलिंगनेस है पे करने की, तो क्या हमारी डिमांड बन जाएगी? नहीं बनेगी। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस, तो फुलफिल नहीं हुई ना हमारी कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस और अ पर्टिकुलर पीरियड। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 3 गर्ल्स की फोटो लगी हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बतानी होती है, क्वांटिटी बतानी होती है। ठीक है, प्राइस बतानी होती है और टाइम बताना होता है, तभी आप डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोटो लगी हुई थी 3 लड़कियों की, बैग वगैरह लटका रखे थे, कुछ कुर्तेज की फोटो थी। तो हमने बोला था भैया 3 पर्स दे दो 3000 रुपये में अभी के अभी, याद है? अगर आपको इतना भी याद होता ना तो आप ये वाला सवाल करेक्ट कर देते। तीनों एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं, आपका क्वांटिटी, आपका प्राइस और आपका टाइम, तो आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, कंट्रैक्शन समझ में आ रहा है डिमांड का, यानी कि प्राइस की वजह से कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है ना। अब आंसर ही दे दिया मैंने तो। चलिए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, मैंने आपको जवाब दे दिया कि प्राइस में लोचा हो रहा है। और अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है डिमांड का, यानी कि डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ ही रही है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिमांड की वजह से, सॉरी प्राइस की वजह से अगर आपकी डिमांड, अब देखो आप कॉन्सेप्ट में तीसरी बार हटवा रही हूँ, यही क्वेश्चन पुट होने वाले हैं। तीसरी बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड में कुछ चेंजेस आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन और कंट्रैक्शन। अगर प्राइस की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से बढ़ जाती है डिमांड तो एक्सपेंशन हो गया, और प्राइस ज़्यादा होने से कम हो जाती है तो कंट्रैक्शन हो गया। तो कंट्रैक्शन ही तो पूछा है, तो कंट्रैक्शन कब होता है? जब इंक्रीज होता है प्राइस में। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। All but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for a commodity. Which one is it? बताइए। The preference of individual, his monetary income, price of the commodity और price of related goods. आता है ये सवाल आपको? आपका राइट आंसर हो जाएगा C, price of the commodity. चलिए, इतना इजी हम नहीं देखेंगे। Which of the following pair of good is an example of substitute? ये तो बचपन में पढ़ा है हमने। क्या चाय और शुगर सब्स्टिट्यूट है? मतलब अगर आपको चाय नहीं मिली तो क्या आप शक्कर से काम चला सकते हैं? नहीं चला सकते, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, गलत है। पेन और इंक, अगर आपको पेन मिल गया और इंक नहीं मिली तो काम चला लेंगे? नहीं चलेगा मैम, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। शर्ट एंड ट्राउजर, अच्छा शर्ट मिल गया तो बिना ट्राउजर के काम चला लेंगे? नहीं चला सकते ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन अगर चाय और कॉफ़ी को देखें तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है और ये हमें अच्छे से पता है। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। भाई अगर चाय है तो बिना कॉफ़ी के भी काम चल जाएगा, अगर कॉफ़ी है तो बिना चाय के भी काम चल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट क्या हो गया आपका? चाय और कॉफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका The law of demand, assuming other things to remain constant, establishes the relationship between. भाई हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला कि अगर अदर फैक्टर साइलेंट रहे
तो किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है वो? अब तक आंसर मिल गया होगा आपको। पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर और द क्वांटिटी, नहीं। हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो कहाँ पे इनकम आती है? नहीं आती। प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यही होगा। देखो हम जब बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? डिमांड कर्व, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये कर्व बन रहा है। और ये कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग की होता है। हमने बोला कि अदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साइलेंट है, दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ द गुड और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, वही हमारी डिमांड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड लो। यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी खत्म कर देता है किसी चीज की डिमांड की? देखिए, वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड, यानी ज़्यादा यूज़ है उस गुड के, या फिर वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, या फिर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका, या फिर हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन इट। तो देखिए, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तब तो वो इलास्टिसिटी कम नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। वैरायटी यूजेस का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। देखिए, अगर किसी चीज़ की प्राइस बहुत ही कम है तो वैसे भी उसकी इलास्टिसिटी है ना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाले आपका आंसर होगा, वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर गुड मैंने आपको समझाया था, घटिया वस्तुएं। और मैंने इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो आपकी इंफीरियर गुड्स है उसकी वो मांग कम कर देता है। यानी किसी इंसान की इनकम बढ़ी तो जो उसकी नज़र में घटिया चीज़ें हैं वो उनको खरीदना कम कर देगा, यानी कि उसकी डिमांड कम कर देगा। और ये क्या शो कर रहा है? आपका नेगेटिव रिलेशन। तो आंसर क्या हो गया? नेगेटिव। अब मुझे आप लोग बताइए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए उसमें से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे? और ये वाले जो क्वेश्चंस है ये मैं कहीं आसमान से तोड़ के लेके नहीं आई हूँ। आपका जो स्टडी मटेरियल है, ICAI का स्टडी मटेरियल है, उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। और जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल जब भी एग्जाम में जाएं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएं और डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो राइट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, विल द एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोको कोला। पेप्सी और कोक क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ये बोल रहा है कि अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाती है, पेप्सी की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है? एक गुड की प्राइस बढ़ रही है, विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोको कोला। पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो लोग क्या खरीदेंगे? किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड में, बताया था मैंने। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपको यहां पर इतना भी पता होता कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती हैं उसके अंदर हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि एक की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी तो डिमांड घटेगी जो घटेगी, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी ना तो आपका जो कोको कोला है ना उसका शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, आपका कर्व जो है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे हमने ये भी क्वेश्चन सोल्व करके बताया है। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़िए। When goods are substitute, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती है, a fall in the price of one, एक की प्राइस अगर घटती है, leads the fall in the quantity demanded of its substitute। क्योंकि इसकी प्राइस घट गई तो लोग इसको ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक लग रहा है मुझे तो, कोई ख़राब नहीं लग रहा ये वाला, सही है। When the commodities are complementary, अच्छा, a fall in the price of one, एक की प्राइस अगर गिर गई, will cause the demand of the other rise। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए पेट्रोल और उसका कार का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, इंटरनेशनल एग्जांपल है।
ठीक है। प्राइसेस अगर पेट्रोल के कम हो जाते हैं तो कारें जो हैं जो पेट्रोल से चलती हैं उनकी प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी। मुझे तो ये भी ठीक ही लग रहा है। व्हेन अ कमोडिटी बिकम फैशनेबल, यानी फैशन में आ जाती है अगर कोई चीज़, पीपल प्रिफर टू बाय इट एंड देयरफॉर इज अ डिमांड इंक्रीज। डिमांड भाई कोई चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है, जो फैशन में चल रही है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों बातें जो हैं, जो ये बोल रहा है, ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन या आपका डी ऑप्शन बोल रहा है, एकदम सही है। तो फिर गलत क्या है? हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहली बात तो क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे आप लोग। इनकरेक्ट पूछा है। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेज ऑलवेज। देखिए ये ऑलवेज है ना, इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ है। भाई ये बात तो ठीक है ना, इनकम बढ़ती है तो इंसान उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इसने लिखा है कि हमेशा बढ़ती है, तो हमेशा बढ़े ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इस ऑलवेज की वजह से हमारे क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है, ये गलत हो गया। चलिए, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी। इट रिप्रेजेंट ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, या फिर द गुड हैज़ मैनी सब्सटीट्यूट अवेलेबल, इट इज़ नेसेसरी एज अपोज टू अ लग्जरी, इज अ लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट द प्राइस चेंज। अब देखो यहाँ से कीवर्ड निकालो कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड इलास्टिक ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक होती है। तो हम बोलेंगे जिन चीज़ों के ज़्यादा सब्सटीट्यूट होते हैं ना, उनकी ज़्यादा इलास्टिक होती है, और यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। भाई कोक और पेप्सी का एग्जाम्पल अगर हम लें, कोक और पेप्सी, ठीक है, ये सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के, तो इन दोनों की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ी तो लोग दूसरा खरीद लेंगे और दूसरे की बढ़ी तो पहला खरीद लेंगे, और यही रीजन है मोर इलास्टिक होने का, सब्सटीट्यूट गुड्स का। ठीक है। द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, मैंने आपको एक यूटिलिटी का चार्ट बना के बताया था कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, और एक पॉइंट हमारा आया था जहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई थी, और वहाँ पर मैंने बोला था कि अब आप लोग पराठा या पिज्ज़ा आप लोग जो भी खा रहे हो, या आपका पेट भर चुका है, तो वो कौन सा पॉइंट आया था? 0। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसने बोला है कि टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा कब होती है? तो टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा तब होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी 0 होती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने लिखा था कि हमने 10 पराठे खाए, 11वां खाया, 12वां खाया, 13वां खाया, 14वां खाया, 15वां खाया। ठीक है, ये क्वांटिटी है। यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिखी थी, यहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी लिखी थी। हमने कहा कि हमारे यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन लेवल है वो 10 है, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 0 हो गया। फिर हमने यहाँ पर लिखा था कि टोटल यूटिलिटी आपकी 10 हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, और ये भी आपका 24 ही रहेगा, और यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी -2 हो गई तो ये आपका 22 हो जाएगा। तो अगर आप इस चार्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा टोटल यूटिलिटी कहाँ पर है? यहाँ पर, जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0। जो हमने पढ़ा वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, पर जितना पढ़ा उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसको आप ऐसे रफ वे में नहीं पढ़ सकते। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ये वीडियो 2 बार भी देखना पड़ सकता है, फिर आपको रीड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको इतनी बार रिपीट कर दिया है मैंने कि बिल्कुल याद ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ बायर आर एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर। मैंने पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया था कि अगर पेट्रोल का ऐसे पता चल जाए कि अगले दिन पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आज क्या होगा? वही राइस के साथ में होगा। देखिएगा, कहते डिमांड फॉर द राइस विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट द राइट। पेट्रोल में भी तो यही हो रहा था। अगर हमें पता चल रहा था कि कल जो है पेट्रोल 4 रुपये महंगा होने वाला है, तो आज उसकी डिमांड बढ़ने वाली थी, तो वही हमारे राइस के साथ में हो रहा है कि व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ बायर आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइजेस इन नियर फ्यूचर। अगर कल या फिर परसों में अगर राइस के दाम बढ़ने वाले हैं, तो आज क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और उसका कोई चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसका कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। हो गया? सवाल बन रहे हैं? चलिए, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व, याद रखिए, ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट।
अपवर्ड, इस जब गिवन गुड्स का आपको बोला जाए ना कि कर्व बनाना है तो कुछ इस तरह से बनता है ये गिवन गुड्स। अपवर्ड ऊपर की साइड होता है, स्लोपिंग टू द राइट थोड़ा सा स्लोपिंग होता है। ये आपका चार्ट इस तरह का कर्व बनता है आपका गिवन गुड्स का, याद रखिए आप इस चीज को। नेक्स्ट, बाय कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस का क्वेश्चन है। इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहते हैं कि उसकी डेफिनेशन ही पूछी है कुल मिला के, अभी पता चल जाएगा। द एरिया इनसाइड द बजट लाइन, नहीं बजट की कोई बात नहीं होती सरप्लस में। द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल, नहीं एवरेज और मार्जिनल की भी कोई बात नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और सप्लाई कर्व, इलॉजिकल लग रहा है। कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन इज विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड और मार्केट प्राइस। रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मैक्सिमम अमाउंट द पर्सन इज विलिंगनेस टू पे, 200 रुपये पे करने के लिए तैयार थे हम 1 किलो रसगुल्ले के लिए, और मार्केट प्राइस क्या थी 150 रुपये, तो हमारे पास में 50 रुपये क्या निकल के आया था, सरप्लस निकल के आया था। और ये डेफिनेशन में से क्वेश्चन बना हुआ है और आपके आईसीआई के मटेरियल में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, elasticity of supply refers the degree of responsiveness of supply of a good change in it। भाई सप्लाई कब चेंज होती है, जब इसकी प्राइस चेंज हो जाती है। डेफिनेशन में से क्वेश्चन बना हुआ है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन जैसा इस क्वेश्चन में है नहीं। चलिए वापस आ रहा है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई कब कम होती है। हमने बोला कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई कम हो रही है मतलब प्राइस कम हो रही है, तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन भी याद है तो भी ये वाला क्वेश्चन जो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉन्स्पिकस गुड्स आर आल्सो नोन एज, मैंने बोला था जो शौक की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने आपको स्नॉब इफेक्ट भी बताया था, वैबलन इफेक्ट भी बताया था, प्रेस्टीज थोड़ी सी ऐशो आराम की चीज़ें होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्पिकस। तो ऑल ऑफ अबाउट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेबलन मैंने आपको बता रखा है, स्नॉब बता रखा है, प्रेस्टीज भी इसी से मिलता जुलता है, थोड़ी शौकीन टाइप की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं। चलिए अगेन, द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द इनकम। क्या बोलते हैं इसको, भाई इनकम में चेंज हो रहा है लेकिन अगर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, सॉरी इनकम में चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन द इनकम बट द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी हम बोलेंगे कि जीरो इनकम इलास्टिसिटी है। क्लियर, इनकम इलास्टिसिटी को हमने इतना डीप में नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना मैंने आप लोगों को बताया था उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर इनकम में चेंज हो रहा है और डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, चलिए आगे, अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस, अगर एक से ज़्यादा बार उसको हम यूज़ कर ही नहीं सकते तो वो नॉन ड्यूरेबल हो गई, ज़्यादा चलाऊ नहीं है वो, तो ज़्यादा उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर, बजट लाइन आपने पढ़ा था। अब देखिए बजट लाइन क्या होती है कि रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट द होल ऑफ द कंज्यूमर इनकम, भाई पूरी इनकम थोड़ी ना खर्च करेगा। रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम, या फिर रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच इज अटेनेबल टू द कंज्यूमर, या फिर द गुड विच कॉस्ट मोर देन, देखो मोर देन तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला आपका राइट आंसर लग रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन, हमने बजट लाइन बनाई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि ये बी पॉइंट जो है इससे ज़्यादा ये मतलब इससे ज़्यादा ये परचेज नहीं कर सकता, ये इसका दायरा है, ये हमारी बजट लाइन थी जिसको हमने इनकम लाइन बोला था। तो ये बोल रहा है कि विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर इनकम, ये इसकी इनकम लाइन है, इससे अगर इनकम कम है तो ये आपके दायरे में आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे द पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर। आ गया समझ में? चलिए, पोटैटो चिप्स एंड द पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट, हमें भी पता है अगर हमें चिप्स मिल गई तो हम पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे और पॉपकॉर्न मिल गए तो चिप्स नहीं खाएंगे, मूवी देख रहे हैं हमें तो टाइम पास करना है। ठीक है, एट द राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स द डिमांड फॉर द पॉपकॉर्न ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न। देखो सीधा सा मैं आपको बता देती हूँ,
अगर पोटैटो चिप्स की प्राइस बढ़ जाएगी ना तो हम पोटैटो चिप्स नहीं खाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि द डिमांड फॉर द पॉपकॉर्न एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न विल इंक्रीज। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सब्स्टिट्यूट्स होती हैं उसके अंदर आपको इतना याद रखना है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी एक की प्राइस बढ़ती है ना तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। यहां पर जो हमारी चिप्स हैं उनकी प्राइस बढ़ी तो जो हमारा पॉपकॉर्न था उसकी डिमांड बढ़ गई। आपको इतना सा इफेक्ट याद रखना था, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीज। वाह क्या बात है। तो इसका मतलब ये एक सब्स्टिट्यूट गुड नहीं हो सकती, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकती, ये कॉन्सिपिकस यानी कि कोई लग्जरी गुड्स है। ये लग्जरी गुड्स के मामले में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घट जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं, जो प्रेस्टीज गुड्स होती हैं, जो स्नॉब गुड्स होती हैं, जो वैबलन गुड्स होती हैं, वहाँ पे बैंडवैगन इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ जाता है। और डायमंड एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, बहुत ही लग्जरी चीज़ है। और तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अगर उसकी प्राइस भी बढ़ती है तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ही रहती है। और इसको बोलते हैं, ये वाले नहीं होंगे, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कॉन्सिपिकस गुड, लग्जरी गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज विद द फॉल ऑफ इट्स प्राइस, क्या होता है बताइए। ये बोल रहा है कि डिमांड बढ़ रही है प्राइस के घटने की वजह से। इसका मतलब क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है आपका कर्व, एक्सपांड हो रहा है। तो क्या होगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। पढ़ा हुआ है, चलिए नेक्स्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक। अगर बाइक बेचने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी सप्लाई मार्केट में लेके आएंगे तो द सप्लाई ऑफ बाइक्स इंक्रीज। वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वापस इंफीरियर गुड आ गई कि गलत क्या है। अब देखो इंफीरियर गुड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, घटिया वस्तुओं के बारे में। अब एक क्वेश्चन आप देखिएगा कि इंफीरियर गुड आर दोस दैट वी विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप। यार ऐसा तो नहीं होता ना, हमें गलत बताना है। पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, गलत बताना। तो ऐसा थोड़ी ना कि घटिया वस्तु को कोई खरीदता ही नहीं है, तो ये बात गलत है। मतलब इन ऑप्शंस में से जहां पर एक है वो हो सकता है, यानी ओनली थिंग तो नहीं होगा। आगे देखिए, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम पुअर। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो हमें सही को तो इंक्लूड करना ही नहीं है। मतलब जहां पर सेकंड नंबर पॉइंट आ रहा है वो भी हमारा नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। इंफीरियर गुड आर दोज दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर। तो ये बात गलत है भाई। जब इंसान अमीर होता है तो इंफीरियर गुड्स कम खरीदता है। ये लाइन क्या बोल रही है कि ज्यादा खरीदता है, मतलब ये वाला गलत है। और हमें गलत ही बताना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमें बताना है कि गलत कौन से हैं। तो भाई साहब जो पहला पॉइंट है और जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गया? सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in the quantity supplied of a good by। भाई सप्लाई को किससे डिवाइड करेंगे, प्राइस से। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसे डिवाइड करेंगे तो आपका elasticity ऑफ सप्लाई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी Arjun always spend total exactly 100 रुपए per week on coffee. The statement implies, यानी कि उसका तो फिक्स है कि वो 100 रुपए ही खर्च करेगा, कोई मैटर नहीं करता कि कॉफी की प्राइस क्या है। यानी कि हमारी जो इक्वालिटी होगी वो 1 होगी, यानी इलास्टिसिटी हमारी 1 होगी। और हमारी इलास्टिसिटी कब होती है, 1, जब यूनिट इलास्टिसिटी होती है। So the demand for the copy is unit elastic. Option number D will be your answer. At higher prices, people demand more certain good
नॉट फॉर देयर वर्थ बट देयर प्रेस्टीज वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा प्राइस होती है, वो इतना वर्थ नहीं करती चीज़, फिर भी लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, जो स्टेटस से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वो आती है हमारी वेबलन इफेक्ट में। ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गिवन गुड्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे ना इसका स्पेकुलेशन से कोई रिलेशन है। और मैंने आपको बताया हुआ स्टेटस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी किस में आती हैं? वेबलन इफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, वो तो मैं आपको बता चुकी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन किसका डाला है? सप्लाई का डाला है कि सप्लाई क्या है भाई। अगर डिमांड लगातार हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, फ्लो प्रोसेस है, नदी की तरह बह रही है, तो आपकी सप्लाई भी तो फ्लो ही हुई ना। तो सप्लाई इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट, दोनों चीज़ें याद रखनी है। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, याद रख लीजिए, सप्लाई ऑल्सो इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, द डायग्राम गिवन बिलो शोज, क्या दिखा रहा है ये? अब देखो, इतना तो मुझे पता चल रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है, और मुझे पता चल रहा है कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कॉज बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, या फिर द चेंज इन द डिमांड विच में बी कॉज बाय द राइज इन इनकम, या फिर द चेंज इन द डिमांड विच इज कॉज बाय द राइज इन द इनकम। भाई अगर इनकम राइज होगी तो ये इधर क्यों आता? डाउनवर्ड क्यों होता? लेफ्टवर्ड क्यों होता? द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कॉज बाय द राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट। भाई सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ती तो फिर ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, लेफ्टवर्ड क्यों हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कॉज बाय द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है नेक्स्ट, द एवरेज इनकम ऑफ रेजिडेंट of two cities A and B and the corresponding changes in the demand of two goods in the given following table, which of the following statement is true? देखिए A और B सिटी हैं, इनमें 12% और 9% की इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड X और Y, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस में चली गई, यानी कि इनकम बढ़ी कहीं ना कहीं तो डिमांड घटी है, और ऐसा किस में होता है? इन्फेरियर गुड्स में, यानी कि X तो हमारी नॉर्मल है और Y जो है वो एक इन्फेरियर गुड है। चलिए नेक्स्ट, इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन द प्रेशर ऑन द प्राइस, अगर सप्लाई ज़्यादा है, इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन द प्रेशर ऑन द प्राइस अपवर्ड। चलिए नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0 मीन्स, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है तो 0 कब होता है? जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है कंफर्ट्स लाई बिटवीन, कंफर्टेबल कब होता है? जब उसके पास में लग्जरी और नेसेसरी दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो, बहुत आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा ये हमारी कवरेज, हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आगे की वीडियो में आप क्या चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कमेंट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज़ में आपको कवर करवाने वाली हूँ, तो बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थम्स अप कर दो और कमेंट करो, और भी आपके कोई सजेशन है तो वो पुट करो, आपकी बातों पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।